नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, ठंड के अंदर आपका बेसल डोज जितना ज्यादा पावरफुल रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी फसल रहेगी। वरना क्या होता है भाई, जितनी ज्यादा ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होता है, उतनी ही ज्यादा दिक्कतें आपको आपकी फसल में दिखती है। तो आपके फसल में दिक्कत ना हो, इसीलिए आपका बेसल डोज बहुत ही सटीक तरीके से तैयार होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक पावरफुल वाले बेसल डोज के बारे में बात करने वाले, जो कि आप ठंड में लगाने वाले किसी भी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, किसी भी फसल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। विथ लॉजिक देखने वाले कि कौन कौन से लॉजिक का इस्तेमाल करके हम ये बेसल डोज बनाने वाले हैं। आपकी जमीन का भी विचार होगा उसमें, और जमीन के साथ साथ भाई आपके जो अन्य प्रॉब्लम होते हैं आपकी फसल के अंदर, जैसे कि निमेटोड हो गया, विल्ट हो गया, तो उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक धमाकेदार लाइक से हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई, ठंड का टेंशन फ्री करने वाला बेसल डोज, मतलब कुछ चीजें अगर एडवांस में दी जाए तो आप टेंशन फ्री रहते हो, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो बेसल डोज बनाने से पहले हम बेसल डोज के अंदर क्या डालते हैं? ज्यादातर एनपीके डालते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डालते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डाला, कुछ सीवीड वगैरह डालते हैं, और कुछ फर्टेरा डाला तो डाला, नहीं तो नहीं। लेकिन ज्यादातर प्रायोरिटी आपकी एनपीके, माइक्रोन्यूट्रेंट और सीवीड को रहती है, यानी कि किसी टॉनिक को रहती है, जिससे आपकी फसल बहुत शानदार बढ़े और आपकी फसल में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारा जो विजन रहेगा, अब ये आपका तरीका हुआ, अब हमारा जो विजन रहेगा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का रहेगा, मतलब लंबे समय के लिए हमें रिजल्ट चाहिए जो भी हम बेसल डोज के अंदर इस्तेमाल करने वाले होंगे। ठीक है, चाहे वो एनपीके इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट, चाहे वो सीवीड, कुछ भी हो, उसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट चाहिए। दूसरा वाला चीज क्या होगा हमारा, हमारी फसल के अंदर जो भी आप फसल लगाने वाले हो उसमें जो जो प्रॉब्लम आएंगे उनके लिए सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। तीसरी वाली चीज, जो ठंड के अंदर भाई देखो, कोई भी फसल लगाओगे तो टेम्परेचर कम ही रहने वाला है, तो टेम्परेचर के लिए भी वहां पे क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। तो टेम्परेचर के साथ साथ कई बार क्या होता है, अब देखो गोबर की खाद इतनी महंगी मिलती है, तो अब कोई भी गोबर की खाद डालना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई उसके दाम भी बढ़ चुके हैं, और हमारे फसलों को अब तक मिलने वाले जो दाम थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, इसीलिए ज्यादा खर्चा भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भी एक आपका गोबर की खाद का अल्टरनेटिव, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक चीज, जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए तो हम काम करने ही वाले हैं, लेकिन हमें एक ऐसे जो टेम्परेचर कम होता है तो आपकी फसल एक प्रकार के तनाव में चली जाती है, तो उस तनाव में से बाहर निकालने के लिए हमें एंटी स्ट्रेस की जरूरत होगी, तो हम एक एंटी स्ट्रेस भी इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहला वाला चीज, लॉन्ग टर्म में हमें एनपीके के अंदर कौन सा लेना है? भाई देखो, आप जो भी फसल कर रहे हो आपके ड्रिप के ऊपर कर रहे हो, तो ड्रिप के ऊपर आपकी फसल होने वाली है, तो जो नाइट्रोजन देना है आपको, कोई यूरिया कह लो, अमोनियम सल्फेट कह लो, कैल्शियम नाइट्रेट कह लो, वो तो आप ड्रिप के माध्यम से कभी भी दे सकते हो। उसके लिए आपको मगजमारी करने की दिक्कत नहीं है कि भाई बेसल डोज के अंदर ही आपको सेट करना है। एक बात बता देता हूँ, आपका जो बेसल डोज होता है, बेसल डोज आपके एक महीने तक पौधा कितना बढ़ता है और उस बढ़ते हुए पौधे को कितना रिक्वायरमेंट लगता है न्यूट्रिएंट का, उसके हिसाब से आप थोड़ा दिमाग में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम भर भर के बेसल डोज में न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, और जब फल फूल आते हैं तब उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तब हम उसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालते। तो ये चीज आप समझो, पहले महीने में न्यूट्रिएंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम ड्रिप से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा वाला जो न्यूट्रिएंट है, जो फॉस्फोरस है, वो हम बेसल डोज के अंदर लेने वाले हैं, जो नमी भी अच्छे से बरकरार पकड़ के रखे और लॉन्ग टर्म में भी हमारे लिए अच्छे से काम कर सके। ठीक है, हम इसके लिए ले रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर आप लेना चाहते हो तो जिंक कोटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट भी यहाँ पे ले सकते हो। 50 किलो से लेकर आप 100 किलो तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बिना लॉजिक के कुछ भी चीजें नहीं समझना है, ये बात समझो। दौड़ा दौड़ा के अगर देखने का आदत है, छोड़ दो भाई, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो पहला लॉजिक को समझना पड़ेगा, बिना लॉजिक के नहीं चलना है। ठीक है ना,
लॉजिक नहीं तो कुछ भी नहीं, ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा पेशेंस का खेल हो गया है अब खेती। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया, ओके। अब क्या होता है, पोटाश हमें देना है नहीं देना है, कैसे तय करें? तो भाई देखो, ठंड के मौसम में वैसे ही पौधा ज्यादा दौड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है। और भारी वाला जमीन होगा तो उसमें तो नेचुरली पौधा बढ़ता ही नहीं है जल्दी। तो ऐसी दो प्रकार की जमीनों में, ऐसे दो कंडीशन में हम पोटाश ना ही डालें तो ही अच्छा है। लेकिन क्या होता है, कुछ जमीनें हल्की होती है और कुछ वैरायटी विगर वाली होती है, उनको ठंड से या टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी ज्यादा बढ़ने वाली जो वैरायटी होती है, उसके लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटेश का इस्तेमाल कर सकते हो, एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब कितना क्या करना है, आप 20 किलो से लेकर 30 किलो तक अंदाजे से पोटेश का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो भाई आपकी जो फसल होने वाली है, उस फसल के अंदर अगर कंदवर्गीय फसल है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम कुछ ना ही दे तो अच्छी वाली चीज है, ठीक है। और अगर फूल लाकर उसमें से फल बनाकर आप कोई उत्पादित लेना चाहते हो, मतलब जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ऐसी अगर फसल है तो आप इस बेसल डोज में बोरान को भी मिक्स कर सकते हो। बाकी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो आप ड्रिप के माध्यम से समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके जैसा रिक्वायरमेंट दिखता है वैसा भी दे सकते हो, ठीक है। जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो हम पहले फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो बोरान 1 किलो हमने इसमें ले लिया। अब सीवीड की बात करते हैं। भाई देखो, ठंड में क्या होता है, दिन छोटा छोटा होता जाता है, सनलाइट कम गिरता है। तो सनलाइट कम गिरता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। तो इसीलिए सीवीड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी ठंड के मौसम में होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है सीवीड डालने का। पहला ऑप्शन क्या है कि हम अपने बेसल डोज के अंदर ही सीवीड जो दानेदार फॉर्म में आता है उसको डाल दे, या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास बनता है कि भाई हमारे पास ड्रिप भी है, तो ड्रिप के माध्यम से या फिर खुला पानी भी दे रहे हो तो वहां पे नल लगाकर भी आप सीवीड दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, अक्टूबर हीट भी आएगी, अक्टूबर हीट अब सब खत्म हो जाएगी नहीं फसल लगाते लगाते, फिर ठंड चालू हो जाएगी, ठंड के बाद गर्मी भी आएगी। तो मेरे हिसाब से जो दानेदार वाला जो सीविड होता है वो स्लोली स्लोली रिलीज होने वाला होगा, तो बहुत बढ़िया होता है। जो दानेदार वाले होते हैं, जो भी फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट वगैरह, वो स्लो रिलीज ही होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी का सीविड इस्तेमाल कर सकते हो, दानेदार वाला। साधारणतः उसका डोज रहता है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। ये लॉजिक समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये भी काम पूरा कर लिया, अब लॉन्ग टर्म का भी सोच रहे, प्रॉब्लम के ऊपर बात करते। अब देखो, इस साल आप बेसल डोज में कुछ चीजें डलवाए या ना डलवाए, कीटकों का परेशानी भी बहुत ज्यादा है, तो हम इसमें लेने वाले हैं फल्टेरा। हालांकि बात क्या होता है कि जो भी ठंड के अंदर आप फसल कर रहे हो, ठंड में जो भी कीटक होते हैं ज्यादातर डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये एडवांस में अगर आप डाल देते हो, अगर आपकी फसल में बजट बनता है कि यार आप फल्टेरा डलवा सकते हो, तो फल्टेरा डलवाइए। नहीं तो इसको और करेंगे हम, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, एसिटामाप्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एसिटामाप्रिड जल्दी लग जाएगा क्योंकि वो दानेदार फॉर्म में नहीं है, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रॉब्लम को फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विल्ट और डायबैक जैसी जो चीजें होती है वो आपके वाटर मैनेजमेंट से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर समय पर दिक्कत आती है तो एलिएट का स्प्रे लेकर हम रोको वगैरह का ड्रेंचिंग समय पर भी कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादातर आप बेंसल्फ का इस्तेमाल करते हो, तो आप चाहो तो इसमें बेंसल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। अब बोलोगे कि यार ये फास्फोरस और सल्फर दोनों में रिएक्शन करेगा, तो भाई क्या होता है, जब आप ये जो बेसल डोज है ये आपको बेड के ऊपर फैला कर देना है, ना कि एक गड्ढे में डालना है। एक गड्ढे में डालोगे तो सब रिएक्शन ही होने वाला है। तो इसीलिए जब आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट के दाने अलग हो जाएंगे, और आपके जो सल्फर का जो बेंसल्फ इस्तेमाल कर रहे हो आप उसके दाने अलग हो जाएंगे। इतना ही ज्यादा संशय है तो भाई सल्फर लो ही मत, आगे जाके आप सल्फेट फॉर्मुलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं बॉस,
सिंपल वाला चीज है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम ड्रिप के माध्यम से या फिर खुले पानी में किसी जगह पे एक बाल्टी में नल लगाकर गुड़ का पानी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आपने गोबर का खाद नहीं दिया है तो आप नीम ऑयल केक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल केक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीम की खली कम से कम 50 किलो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी स्ट्रेस की। अब इतने सारे तनाव में से पौधों को भी निकालना है, क्योंकि तनाव तो भाई हर एक मौसम में होता है। बारिश के मौसम में पानी ज्यादा होने के कारण, नाइट्रोजन ज्यादा होने के कारण, पत्तियां पतली होने के कारण स्ट्रेस रहता है। ठंड के मौसम में क्या होता है, जो तापमान है एकदम से नीचे जाने के कारण तनाव रहता है। गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के कारण तनाव रहता है। तो तनाव हर समय रहता है भाई पौधों के अंदर। तो उस तनाव में से निकालने के, स्ट्रेस में से निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंटी स्ट्रेस। तो आप अपने तरीके से अपने एरिया में जो मिलता है उस एंटी स्ट्रेस को इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे लेने वाले हैं सिलिकॉन पाउडर, ठीक है। सिलिकॉन पाउडर कितना लेना है बॉस? हम यहाँ पे सिलिकॉन पाउडर लेंगे 9 किलो, ठीक है। 9 किलो, 5 किलो, 7 किलो, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से ये बेसल डोज बन जाता है। तो अगर आपने बिना लॉजिक के इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो भाई ये बेसल डोज आपके किसी भी काम का नहीं है। डिसलाइक करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने विथ लॉजिक ये सब चीज देखा है तो भाई कमेंट में कुछ शानदार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।